नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। भारतीय प्रगति की सबसे शानदार कहानी गोल्डन स्टोरी को क्या हो गया है। गोल्डन स्टोरी से हमारा मतलब आईटी, सूचना तकनीक, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो आदि से है। जहां घाटे बढ़ रहे हैं, नौकरियां छट रही हैं। आप कह सकते हैं कि इनका बीएसएनएल हो रहा है। दरअसल अगले दशकों में अगर मैनेजमेंट की पढ़ाई बनी तो दो कहानियां या केस स्टडी एक साथ पढ़ाई जाएंगी। एक होगी बीएसएनएल की और दूसरी भारत में आईटी क्रांति की। आप पूछेंगे इनमें ऐसी क्या समानता है। कभी कभी ऐसा होता है जब वक्त, तकनीक और बाजार सब आपके हक में हो, आप कतार में सबसे आगे खड़े हों, लेकिन दूरदर्शिता की कमी, आलस्य और अहंकार आपको अप्रासंगिक कर देता है। बीएसएनएल की दास्तान सुनिए तो शायद आप अपने आप समझ जाएंगे कि हम भारत के सूचना तकनीक उद्योग पर आज अर्थम में बात करने को बाध्य क्यों हुए। सन 2000 में दूरसंचार विभाग का कैपिटाइजेशन हुआ था और तब बीएसएनएल बना था। तब तक निजी मोबाइल कंपनियां भारत में मोबाइल सेवा शुरू कर चुकी थीं। 2002 में बीएसएनएल की मोबाइल सेवा आई सेल वन के नाम से। उस वक्त यह सबसे विशाल कंपनी थी। उस वक्त यह भारत का सबसे बड़ा फिक्स लाइन नेटवर्क था और उभरती हुई मोबाइल सेवा थी। आपको अचरज होगा जानकर कि 2003-2004 में बीएसएनएल का टर्नओवर करीब 40,000 करोड़ रुपए का था। 2007 में सेल वन मोबाइल को बीएसएनएल मोबाइल का नाम मिला। ये देश की पहली कंपनी थी जिसने पूरे देश में मुफ्त इनकमिंग रोमिंग दी। 2010 में पैन इंडिया 3G सर्विस लॉन्च हुई, लेकिन इसके बाद सब ध्वस्त हो गया। 2010 से 2019 के बीच भयानक घाटे हुए, कंपनी लगभग बाजार से बाहर हो गई। 2019 और 2022 में सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के बेलआउट दिए, मदद दी। अब ज़मीन दफ्तर भी नहीं बिक रहे हैं। पिछले साल की दूसरी तिमाही में थोड़ी बहुत जान लौटी है, लेकिन अब मोबाइल का बाजार बीएसएनएल से बहुत आगे, मीलों आगे निकल गया है। क्या नहीं था बीएसएनएल के पास? एयरटेल और वोडाफोन उस समय जब अपनी दुकान शुरू कर रहे थे, बीएसएनएल उस समय बाजार की सबसे बड़ी कंपनी थी। सरकार का साथ था, एयरटेल आदि के मुकाबले सस्ता या मुफ्त स्पेक्ट्रम था। लेकिन टेलीकॉम बाजार की दिग्गज मोबाइल सेवा 2010 से 2024 तक ऐसे विलुप्त हो गई जैसे कि बाजार से टाटा नैनो या बजाज के स्कूटर गायब हो गए। जैसे भारत की दूरसंचार क्रांति के सबसे प्रगतिशील दौर में बीएसएनएल खेत रही या ख़त्म हो गई, ठीक वैसा ही भारत के आईटी उद्योग में दिखता है। बढ़ते नुकसान, घटते मार्जिन, रोजगारों में कटौती, हाथ से निकलता बाजार, सब कुछ वैसा ही है। जबकि उस वक्त जबकि कंप्यूटर तकनीकों का स्वर्ण युग है, उसकी नई पीढ़ियां आ रही हैं। और यह उद्योग जो कभी इतना दुलारा था कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत के इस आईटी उद्योग पर फिदा थीं, जिसके कारण भारत में शिक्षा का एक नया साम्राज्य ही खड़ा हुआ, जिसके कारण हर दूसरा छात्र बंगलौर जाकर किसी इन्फोसिस, किसी माइंडट्री, किसी टीसीएस, किसी एचसीएल में कोडिंग करने का सपना पाले था। मुझे यकीन है कि इस उद्योग में कर्मचारियों की छटनी देखकर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोस रहे होंगे, मगर यह अधूरा सच है। तकनीक की शिखर पर खड़ी कंपनियां, भारत की आईटी कंपनियां, तकनीक के कारण ही नहीं बल्कि किसी दूसरी वजह से बीमार हो रही हैं, लगभग वैसा ही जैसा बीएसएनएल के साथ हुआ था। तो आइए आपको ले चलते हैं भारत की सिलिकॉन वैली में, जिसकी शुरुआत इतनी शानदार थी जिसने ये भ्रम पैदा कर दिया कि जीत तो हमेशा होती रहेगी। आपके दिमाग में सवाल होगा कि भारत तो आईटी की स्वर्ण भूमि है, फिर इस स्वर्णयुग की दास्तान इतनी मुख्तसर, इतनी छोटी क्यों हो गई? भारत में कंप्यूटर 1984 से आने लगे थे, मगर ये चमकदार किस्सा यानी भारत के आईटी उद्योग का चमकदार किस्सा करीब 25 साल पहले शुरू हुआ। संयोग यह है कि उसी साल की बात है जब बीएसएनएल बना था, यानी सन 2000। वो Y2K संकट का दौर था। सदी बदलने के बाद सिस्टम के सॉफ्टवेयर अपडेट होने थे, और यही वो मौका था जब भारतीय आईटी उद्योग ने अपनी उड़ान भरी। सफ़र शुरू हुआ था 1990 के मध्य से, मगर तब बस केवल शुरुआत थी। 1998 के बाद से भारतीय कंपनियों को Y2K वाले बग को ख़त्म करने के ऑर्डर मिलने लगे। Y2K संकट ने भारतीय आईटी उद्योग को दुनिया के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। जब दुनिया सन 2000 के डेटिंग बग से डर रही थी, तब इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों ने अमेरिकी बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए दिन रात काम किया। ये 1990 से 2004 के बीच का दौर था। 1999 में इन्फोसिस पहली भारतीय कंपनी बनी जो अमेरिका के नैस्डैक पर लिस्ट हुई। उसके बाद विप्रो ने NYSE पर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की। इन लिस्टिंग ने वैश्विक निवेशकों का ध्यान भारत की तरफ खींचा।
भारतीय टेक कंपनियों ने लाखों डॉलर की पूंजी जुटाई। भारतीय टेक पेशेवरों की मांग के कारण अमेरिका ने H-1B वीज़ा कोटा बढ़ाकर 1,95,000 तक किया, जो अब तक का सबसे अधिक था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप अब काट रहे हैं। 2000 के दशक में TCS और विप्रो ने GE, सिटी बैंक, ब्रिटिश एयरवेज जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ $100 मिलियन से अधिक के मल्टी ईयर आउटसोर्सिंग सौदे किए। इन्फोसिस का ग्लोबल डिलीवरी मॉडल इंडस्ट्री का एक नया स्टैंडर्ड बन गया, जिसने बताया कि विश्व स्तर पर सेवाओं को कैसे कुशलता से पहुंचाया जा सकता है। नारायण मूर्ति की इन्फोसिस जो 1981 में $250 से शुरू हुई थी, विश्व की दिग्गज बनी। TCS ने 2004 में अपने IPO के साथ भारत की सबसे कीमती, सबसे हाई वैल्यू IT कंपनी होने का तमगा हासिल किया। जरा टेबल देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि IT सेक्टर और भारतीय अर्थव्यवस्था की परिस्थिति कैसी थी 1998 से लेकर 2020 तक का, कि ये पूरी यात्रा इस टेबल में आपको दिखाई देती है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई, GDP में योगदान बढ़ता चला गया। 1998 में GDP में योगदान करीब 1% था, 2020 में बढ़कर 8% हो गया। निर्यात $2.6 बिलियन से बढ़कर $147 बिलियन हो गया। 1998 में इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू केवल $4 अरब था, जो 2020 तक $191 अरब हो गया। निर्यात $2.6 अरब से बढ़कर $147 अरब तक पहुंचा। 2015 तक ये सेक्टर भारत के GDP में करीब 8% का हिस्सा लेने लगा था, जिसमें कि 47 लाख लोगों को नौकरियां मिली। TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL की मार्केट वैल्यू $200 बिलियन को पार कर गई। हर साल 20 से 30% की वृद्धि ने दुनिया में भारत को दुनिया का IT हब बना दिया। इस सूचना तकनीक उद्योग ने भारत को बदला। लाखों नौकरियों ने बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में मध्यम वर्ग को बढ़ाया। छोटे शहरों के छात्र, जैसे 1990 के दशक में NIT के स्नातक, रातों रात अपने परिवार के सबसे कमाऊ सदस्य बन गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना एक सपना बन गया, जिसे बॉलीवुड से लेकर राष्ट्रपति के भाषणों तक सराहा गया। लेकिन बीते 5 वर्ष में अचानक क्या हुआ? इतनी चमकदार कहानी ऐसी ट्रेजेडी में बदल गई कि सिर्फ IT उद्योग से नौकरियां खत्म होने की खबरें आ रही हैं। ऐसा क्या प्रत्याशित हो गया? यकीनन आपके दिमाग में सवाल होगा कि बीते 4-5 साल में ऐसा क्या हुआ कि IT की चमक ही चली गई। हमें आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि भारत का सूचना तकनीक उद्योग 5 वर्ष में ही ट्रेजेडी का मंच बन गया। कारण कई हैं, जटिल हैं। इसमें AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेला नहीं है। हम आंकड़े देखते हैं, यह ढलान 2011 में कोविड के साथ शुरू हुई। वो दौर था जब सूचना तकनीक की एक नई दुनिया खुली थी, जिसमें वीडियो, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल थे। लेकिन ठीक उसी समय भारतीय IT की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। इकरा ग्रुप इन्वेस्ट और IT कंपनियों के नतीजे की पड़ताल बताती है कि 2021 में करीब 8.5% की राजस्व वृद्धि 2025 में केवल 5.1% रह गई। मुनाफे के मार्जिन 24.3% से गिरकर 17.2% हो गए, जबकि कर्मचारी खर्च 2021 में राजस्व का 42% था, जो 2024 में 57% हो गया। इससे करीब $4 अरब से ज़्यादा का मुनाफा गायब हुआ। पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू कम हुई, यानी उनमें करीब 25% की कटौती हुई। 2023-24 तक आते आते 40% बड़े सौदे रुक गए, क्योंकि क्लाइंट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर रुख करना शुरू कर दिया था। नतीजतन मार्जिन टूटे, कर्मचारियों की छटनी हुई और रोज़गारों से गुलजार इस क्षेत्र में सन्नाटा पसरने लगा। अब ज़रा आप देखिए IT उद्योग की 4 बड़ी कंपनियों का स्कोर कार्ड 2021 से 2025 तक के जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL है। और इनमें आपको एक सामान्य बात दिखाई देगी कि सबके मार्जिन्स में 2021 की तुलना में 2025 में या तो गिरावट है या मार्जिन स्थिर हैं। ज़्यादातर कंपनियों के गिरावट के मार्जिन गिर रहे हैं, और यही वो वजह है जिस वजह से हमें इन उद्योगों में कर्मचारियों की छटनी होती दिखाई दे रही है। तो आज जो नौकरी संकट दिख रहा है, उसकी वजह यही है कि कंपनियों में भर्ती के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में करीब 82,000 नए इंजीनियरों को नौकरियां मिली, लेकिन 2023 में 5 कंपनियों ने 75,000 से ज़्यादा नौकरियां काटी। 2024 में TCS और इन्फोसिस में 30% कर्मचारी बेंच पर थे, यानी हटाए जाने वाले थे, और इधर भारत में 2 लाख नए ग्रेजुएट बेरोजगार टहल रहे थे। इस चार्ट में, इस ग्राफिक में आपको भारतीय IT उद्योग में नौकरियों की छटनी की तस्वीर दिखाई देती है। 2021 से लेकर 2024 के बीच में नौकरियां नई आईं, लेकिन जितनी 2021-22 के बाद नौकरियों में तेज कमी होती शुरू हुई, और इसके बाद धीमे धीमे कंपनियों ने तदर्थ या
अस्थायी कर्मचारियों को रखना शुरू कर दिया। आईटी कंपनियों ने निवेशकों को भी बहुत रुलाया है। उसकी वजह है कि भारतीय आईटी कंपनियों का निर्यात जो कभी तेजी से बढ़ता था अब सुस्त पड़ गया है। 2022 में भारतीय आईटी एक्सपोर्ट की दर 17% के आसपास थी, जो 2025 में 4.6% रह गई। अमेरिका से करीब 50% रेवेन्यू आता था, वहाँ खर्च में कमी हुई और भारतीय कंपनियों के पास कोई दूसरा बाजार नहीं था, इसलिए कंपनी की कमाई पर असर पड़ा। भारतीय आईटी कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि निर्यात में वृद्धि 2022 में 17% थी, जो 2025 में 4.6% रह गई और इसके मुकाबले विदेशी निवेशकों ने 2023 में बाजार से $12 अरब निकाले। इन्फोसिस का पी करीब 28 मल्टीपल से घटकर 14 मल्टीपल आ गया। सेल रेटिंग 2022 में 5% थी, 2024 में 45% हो गई। और भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने जो सबसे ज़्यादा बिकवाली जिस सेक्टर में की है वो आईटी सेक्टर है, जबकि यही वो सेक्टर था जिसने पिछले दशक में भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेशकों का और पोर्टफोलियो निवेशकों का निवेश लिया था। तो आपके दिमाग में सवाल होगा कि यह तो अर्श से फर्श पर आना हुआ। क्या अकेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भारत के आईटी उद्योग में इतनी तबाही मचा दी? एआई है, मगर अकेले वही इस हाल के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये दरअसल वो बीएसएनएल वाली बीमारी है जो देश के आधुनिक उद्योग को लग गई है। भारत के आईटी उद्योग में एआई का इस्तेमाल बढ़ा था ताकि घटते कारोबार की बीमारी को ठीक किया जा सके, लेकिन इस इलाज में मरीज ही बैठ गया। तो हुआ क्या कि भारतीय आईटी कंपनियों का यह हाल हुआ है, इसे समझते हैं। पहली चुनौती यह है कि भारतीय आईटी कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल ही दरक गया है। दरअसल भारत की आईटी कंपनियों ने बॉडी शॉप मॉडल को चुना था, इनोवेशन को नहीं, जो सस्ते श्रम पर टिका था और अब ढह रहा है। 70% राजस्व पुराने एप्लीकेशन सपोर्ट से, टेस्टिंग आदि से आता है, जहां नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और स्वचालित मंजूरियां मिल रही हैं। इसमें कई बड़ी समस्याएं हैं और इन्फोसिस और टीसीएस इस नए बदलाव को संभाल नहीं पा रही हैं। आईटी कंपनियों के सामने चुनौतियां ये हैं कि कीमतों पर दबाव है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू करीब 25% कम हुई है और इसलिए कंपनियों को अपनी सर्विस की कीमतें 8 से 12% घटानी पड़ रही हैं। कर्मचारी खर्च बढ़ रहा है, सौदों में देरी हो रही है। टाइम एंड मटेरियल, हेडकाउंट आधारित पुराने बिजनेस मॉडल अब खत्म हो रहे हैं। ग्राहक अब रिजल्ट ओरिएंटेड, आईपी ओरिएंटेड और कंट्रोल वाले क्लाउड नेटिव डिलीवरी चाहते हैं और भारत की आईटी कंपनियां इसे संभाल नहीं पा रही हैं और यही वजह है कि मार्जिन में कमी और सौदों में देरी हो रही है। जो ताज़े आंकड़े हमारे पास मिल रहे हैं उसमें इस साल 2025 में भारतीय आईटी कंपनियों का मार्जिन केवल 4.6% की स्पीड से बढ़ेगा, जो लगातार दूसरा साल होगा। औसत ऑपरेटिंग मार्जिन भी 19 से 22% है, जो पिछली ऊंचाई से कम है। निर्यात पर निर्भरता इतनी अधिक है कि 55 से 60% राजस्व अमेरिका से आता है, जो इस समय सबसे अस्थिर बाजार है और इसलिए प्रति कर्मचारी राजस्व में भारतीय आईटी कंपनियों का प्रति कर्मचारी राजस्व अब 50 से 60 हज़ार डॉलर के आसपास है, जबकि एसेंचर जैसी वैश्विक कंपनियों ने अपने प्रति कर्मचारी पर एम्प्लॉय रेवेन्यू को $1 लाख से ऊपर पहुंचा दिया है। ग्रिप इन्वेस्ट की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय कंपनियां आईटी में शोध पर केवल 1.2% खर्च करती हैं, जबकि अमेरिकी टेक कंपनियां अब 15% तक पहुंच गई हैं। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ का बयान हमेशा इंटरनेट पर चर्चा में रहता है कि हम चैट जीपीटी के दौर में टाइपराइटर का काम कर रहे हैं। दरअसल भारतीय आईटी उद्योग आधुनिकीकरण के पैमाने पर, नई सोच के पैमाने पर बीएसएनएल से ज़्यादा आत्मघाती साबित हुआ। वह उद्योग जो तकनीक के शिखर पर खड़ा था उसे ही और आती नई तकनीकों को देख रहा था, उसी की कंपनियों ने इनोवेशन नहीं किया। इंडस्ट्री की रिपोर्ट बताती है कि $160 बिलियन के क्लाउड बाजार में भारत का हिस्सा केवल 5% है। बेहद चौंकाने वाले तथ्य हैं ये। ग्लोबल सैस मार्केट में के राजस्व में भारत का हिस्सा केवल 1.5% है, जबकि अमेरिका का 35% है। भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के मोर्चे पर कुछ बड़ा नहीं हुआ। भारतीय बाजार में ही जोहो और फ्रेशवर्क जैसे खिलाड़ी चमक रहे हैं, लेकिन बड़ी पुरानी कंपनियां चूक गई हैं। दशकों तक सस्ते लेबर और टाइम एंड मटेरियल मॉडल पर निर्भर आईटी कंपनियों ने अपने आप को इतना सीमित कर लिया कि आईपी बनाने के, प्रोडक्ट बनाने के और प्लेटफॉर्म बनाने के प्रयास ही नहीं हुए। इसे आप भारतीय कंपनियों की आत्मबुद्धता भी कह सकते हैं और आलस्य भी। लेकिन उसने हाल ऐसा किया कि हमारे पास ना कोई आईपी है, ना क्लाउड है, ना एआई है, मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं है। इन तीनों की लहरें आकर गुजर गईं और भारतीय कंपनियों की ढलान आ गई। फिर भी आपके दिमाग में सवाल होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारतीय आईटी पर क्या असर पड़ा है, नौकरियों के जाने में उसकी कितनी बड़ी भूमिका है।
दरअसल भारतीय आईटी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बड़ा ही अजीबोगरीब है। 2021 से कंपनियों के राजस्व गिर रहे थे, जैसा हमने आपको बताया। प्रति कर्मचारी राजस्व भी ढलान पर था, जबकि कर्मचारियों की लागत बढ़ रही थी। इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो कंपनियों ने इसका इस्तेमाल नया शोध या इनोवेशन करने के लिए नहीं, बल्कि लागत कम करने के लिए किया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि भारत की आईटी कंपनियां एआई के इस्तेमाल में अग्रणी हैं। डेलाइट की एक रिपोर्ट बताती है कि 2025 में 70 से 80% भारतीय कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जो दुनिया के औसत से ज़्यादा है। 30 से 45% औसत है, दुनिया का उससे ज़्यादा है। 80% कंपनियां एआई को अपनी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट या स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी मानती हैं, रणनीतिक प्राथमिकता मानती हैं, जो कि विश्व के औसत से 75% से कम है। 69% कंपनियां 2025 में एआई का बजट भी बढ़ाएंगी। एक तिहाई कंपनियां प्रतिवर्ष करीब $25 मिलियन से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च करेंगी। 2024 में 70% कर्मचारियों ने काम में एआई का उपयोग किया, जो 2023 में 50% था। 2025 की तुलना में 2022 की तुलना में करीब 10 से 15% अतिरिक्त कार्य आईटी से या एआई से होंगे। लेकिन आईटी उद्योग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एआई का इस्तेमाल सस्ते कामों या उसी पुराने कमोडिटी मॉडल की लागत कम करने के लिए हो रहा है, न कि इनोवेशन के लिए। एआई कंपनियों के लिए ह्यूमन रिसोर्स के खर्च को कम करने का जरिया बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे भी भारत में केवल 15% इंजीनियर एआई और क्लाउड में प्रशिक्षित हैं, जबकि 2024 में इसकी मांग 35% बढ़ी है। इसलिए भारतीय आईटी में 1 से 3 लाख नौकरियों की छंटनी की आशंका है, जिसमें टीसीएस जैसे दिग्गज 2 से 3% तक कर्मचारी कम करेंगे। लागत घटाना, चूंकि ऑर्डर्स के वैल्यूज़ कम हो रहे थे, कंपनियों को अपनी लागत घटाकर अपने मार्जिन्स बचाने थे, इसलिए मिड लेवल डेवलपर, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, सपोर्ट जैसी भूमिकाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी उद्योग की, भारत की आईटी कंपनियों की, आईटी सर्विसेज उद्योग की लगभग वही हालत कर रहा है जैसा कि कॉल सेंटर सेवाओं में हुआ था, जिसकी नज़ीर हमारे सामने है। एक सवाल और बनता है कि आईटी कंपनियों में छंटनी का व्यापक असर क्या है, खासतौर पर शिक्षा पर। दरअसल भारत में तकनीकी शिक्षा के 2 युग हैं। एक 1998 से पहले का, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्सटाइल इंजीनियर या पॉलिटेक्निक से ट्रेंड लोग आते थे, और दूसरा है इन्फोसिस की क्रांति के बाद का, जिसमें बीटेक, बीसीए, एमसीए किए हुए छात्र आए। इस उद्योग ने पूरी शिक्षा बदल दी। भारत का नया मध्यम वर्ग इसी वजह से बना। बहुतों ने पहली बार विदेश में नौकरी की। एआईसीटी का आंकड़ा बताता है कि 2021 के बाद से जो ढलान शुरू हुई है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 2021-22 से 2023-24 के बीच आईआईटी से प्लेसमेंट की दर 90% घटकर 80% हो गई। दिल्ली, मुंबई और मद्रास जैसे शीर्ष आईआईटीज़ में भी प्लेसमेंट में कमी देखी जा रही है। 2025 में करीब 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को नौकरी या इंटर्नशिप तक नहीं मिली थी। दाखिलों में भी कमी आई है। 2019-20 से 2023-24 तक करीब 64 लाख बीटेक सीटों में से 20% सीटें खाली हैं। लगभग 20 लाख सीटें खाली, यानी 30% सीटें खाली हैं। एमटेक में भी दाखिले 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए 45,000 पर, और 2/3 सीटें खाली रहीं। जब नौकरियां नहीं हैं तो इन शिक्षा संस्थानों में पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी घट रही है। कोर्स महंगे हैं, पाठ्यक्रम पुराना है, बुनियादी ढांचा दरक गया है और नौकरी की कमी है। आईटी उद्योग ने जब इनोवेशन नहीं किया तो पढ़ाई में भी इनोवेशन नहीं हुआ। ना कोर्स बदले, ना पाठ्यक्रम बदले। बाजार बदल गया कंपनियों के लिए भी और छात्रों के लिए भी, लेकिन ना तो शिक्षा बदली और ना कंपनियां बदली। नैस्कॉम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक ताज़ी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, बताती है कि एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए स्किल की मांग बढ़ रही है। एआई इंजीनियरिंग नौकरियां करीब 67% बढ़ रही हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी करीब 15 लाख से ज़्यादा पद निकल सकते हैं। कंपनियां पाइथन, टेंसरफ्लो, AWS जैसे कौशल चाहती हैं, जबकि पुरानी ट्रेनिंग, जावा, मैनुअल टेस्टिंग की मांग घट रही है। 60% से अधिक ग्रेजुएट तकनीकी रूप से रोजगार के योग्य तो हैं, लेकिन उनमें से केवल 45% आज के उद्योग के मानकों को पूरा करते हैं जिनकी ज़रूरत है। दरअसल 2063 तक आईटी कंपनियों में भी भारत के आईटी कंपनियों में 63% कर्मचारियों को दोबारा रीस्किलिंग की, रीट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। सरकार की योजनाएं कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मदद कर रही हैं, लेकिन तकनीकी बदलाव की लहर इतनी तेज है और गति इतनी ज़्यादा है कि कर्मचारियों को ट्रेन करके उन्हें आधुनिक परिस्थिति के हिसाब से तैयार कर पाना मुश्किल है, और कंपनियों के घटते मार्जिन, दबाव, नुकसान, टूटता निर्यात उन्हें और ज़्यादा मुश्किल में डाल रहा है। तो हम आ गए हैं भविष्य के आकलन पर।
और समझने की कोशिश करते हैं कि अगले 2-3 साल में भारत के आईटी उद्योग की परिस्थिति क्या बनती है, निवेशकों की दृष्टि से भी और रोजगार चाहने वालों की दृष्टि से भी। आईटी उद्योग की ढलान उस वक्त शुरू हुई जब पूरी दुनिया का व्यापार बदल रहा है। तो एक तो कंपनियों के पुराने अनुबंध और मॉडल टूट रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की नई व्यवस्था, टैरिफ व्यवस्था भारत के पक्ष में नहीं है। कंपनियां तो क्या, भारतीय पेशेवरों के भी खिलाफ हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी अमेरिका, जो भारतीय आईटी कंपनियों का सबसे बड़ा बाजार है, वो हर तरह से हाथ से निकल रहा है। आपको यकीन करना होगा कि भारतीय आईटी उद्योग का रीसेट शुरू हो गया है। जो बदलेगा वही टिकेगा। मौजूदा परिस्थिति में अगर हम भारतीय कंपनियों के आंकड़ों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली तकनीकी ट्रेंड्स देखें, तो हमें 4 तरीके के परिदृश्य दिखते हैं और इन परिदृश्य के बीच में भारत की शिक्षा व्यवस्था को, युवाओं को और निवेशकों को अपने आप को फिट करना होगा। कंपनियों को प्रोडक्टाइजेशन और आईपी फर्स्ट की तरफ बढ़ना होगा। सर्विस बेस्ड मॉडल अब खत्म हो चुके हैं, उन्हें अपने उत्पाद और सास उत्पाद और प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। सफलता के लिए R&D पर खर्च करना पड़ेगा, मल्टी स्किल टैलेंट्स लाने पड़ेंगे और टेक्निकल लीडरशिप लेने पर अपने आप को ध्यान देना होगा। एआई को क्लाइंट केंद्रित बनाना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अभी लागत घटाने के लिए हो रहा है, लेकिन एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने वाली वही कंपनियां जीतेंगी जो डिलीवरी को सरल बनाती हैं और अपने प्रोडक्ट के इनोवेशन में एआई को केंद्रित करती हैं। अगला चरण जो हो सकता है, वो एक नया ट्रेंड जो भारत के आईटी सेक्टर में दिख रहा है, वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का है। ये भारत में आईटी की नई पीढ़ी हो सकती है। ये सेंटर पुराने कॉल सेंटर और के बीच की पीढ़ी, मतलब आईटी सर्विसेज और कॉल सेंटर के बीच के हैं, जिनमें आधुनिक एआई का एक ढांचा होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने अलग अलग देशों में स्थापित करती हैं और अपने ग्राहकों को समग्र सॉल्यूशन उपलब्ध कराती हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियां भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के जरिए इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट सपोर्ट ले रही हैं। क्योंकि भारत में अभी भी आईटी की वर्कफोर्स उपलब्ध है, ट्रेंड लोग मौजूद हैं और कंपनियों के पास कर्मचारी हैं, इसलिए भारतीय कंपनियां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की तरफ आगे जा सकती हैं। यानी आईटी सर्विसेज के मॉडल से अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए बड़ी कंपनियों से अनुबंध करना होगा और उन्हें एक साथ समग्र रूप से कई सारी सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो हमें दिखाई देगा, जिसकी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए अगर आप निवेशक हैं या आप रोजगार चाहते हैं। भारतीय कंपनियों की बैलेंस शीट की जो परिस्थिति है, जो रेवेन्यूज़ और मार्जिन की जो परिस्थिति है, उसमें इस बात की संभावना है कि अगले 1 साल के भीतर हमें भारत की आईटी कंपनियों के दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ विलय देखने को मिलेंगे, मर्जर देखने को मिलेंगे और यही वो तरीका है जहां से उन्हें नया बाजार, नई तकनीकें और नई इनकम मिल पाएगी। सनद है कि वक्त बहुत तेज है। दुनिया का आईटी हब भारत इस समय गूगल, ओपनआई, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा का बाजार है, क्योंकि उसके पास अपने इनोवेशन नहीं है। हाल में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप को लेकर जो निराशा जाहिर की थी, उसकी जड़ में भी यही है कि भारत अब सूचना तकनीक की नई तकनीकों का उपभोक्ता हो गया है, कंज्यूमर हो गया है, प्रवर्तक नहीं। आईटी कंपनियों को सेवाओं से सॉल्यूशन की तरफ जाना होगा, बिलिंग से प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाना होगा और दूसरे के निर्देश पर काम करने के बजाय अपने नेतृत्व में नई चीज़ें बनाने की तरफ बदलना होगा। नहीं तो बीएसएनएल की नज़ीर सामने है। अर्थ में आज इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे एक नए विषय के साथ। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा।